प्यारे बच्चों, नमस्कार मेरे मित्रों। आज हम लेकर आए हैं पोस्चर आसन संबंधी विकृतियों के बारे में। श्रीमती सुनीता शारदा जी, प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा, पहले की तरह आपके साथ जुड़ी हैं और आपके साथ चर्चा करेंगी आसन संबंधी विकृतियों के संदर्भ में। तो हम उनका स्वागत करते हैं, श्रीमती सुनीता शारदा जी। नमस्कार, आपका स्वागत है कक्षा 12वीं की शारीरिक शिक्षा की कक्षा में, जहाँ पे अध्याय 5 का हम वो हिस्सा कर रहे हैं जिसका नाम है पोस्चर या मुद्रा या आसन। आइए, आसन किसे कहते हैं या मुद्रा किसे कहते हैं जानते हैं। पोस्चर, आसन या मुद्रा एक वह स्थिति है हमारे शरीर की जिसमें कि हम बैठते हैं, खड़े होते हैं, लेटते हैं या किसी और अन्य तरह का कार्य करते हैं। उन सभी कार्य करने में जो हमारी शारीरिक स्थिति बनती है उसे ही हम मुद्रा कहते हैं। तो आप देखते हैं कि अच्छी मुद्रा कौन सी है। एवरी के अनुसार अच्छी मुद्रा वह है जिसमें शरीर इतनी संतुलन में हो कि व्यक्ति को कम से कम थकान हो। तो मुद्रा गतिशील है और गतिविधि के अनुसार बदलती रहती है। मुद्रा यानी कि स्थिति यानी कि आसन। यहाँ मुद्रा का मतलब बिल्कुल भी नहीं सिक्कों से है, ना तो पैसों से है। ये खड़े होने की मुद्रा, बैठने की मुद्रा से यहाँ हमारा अर्थ है। खड़े होने की सही आसन या मुद्रा क्या है? पैरों की एड़ी एक दूसरे से मिलनी चाहिए और पंजों के बीच में 3 से 4 इंच का लगभग जो है फासला होना चाहिए। पूरा शरीर को सीधा रखना, ठोडी अंदर, छाती आगे की ओर बाहर, पेट पीछे, दोनों घुटने साथ में, दोनों पैरों पर समान वजन के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। यही खड़े होने की सही मुद्रा है, ये बेस्ट पोस्चर है। बैठने की सही मुद्रा क्या है? देखिए आपके सामने दाईं तरफ को ये फिगर भी बनी हुई है जिसमें कि पहली लड़की आगे की ओर, उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई है। जो तीसरे नंबर पे है, लड़की की तीसरी मुद्रा जो है उसमें पीठ अंदर की तरफ काफी दबी हुई है। लेकिन जो बीच वाली मुद्रा है लड़की की बिल्कुल सही है, जहाँ की पीठ बिल्कुल सीधी है। तो आइए देखते हैं बैठने की सही मुद्रा। कूल्हे यथासंभव कुर्सी पर टिके होने चाहिए पीछे की तरफ, और सिर, रीढ़ की हड्डी यानी कि सिर, मेरुदंड, कंधे और कूल्हे सीधी एक रेखा में होने चाहिए। पैर जमीन को छूने चाहिए और हमारी जांघों के बीच समानांतर स्थिति होनी चाहिए और जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। यही बैठने की सबसे सही मुद्रा है। बच्चों, जब कभी हमारे सोने, उठने, बैठने, चलने की आसन या मुद्रा में कोई परिवर्तन होता है या हम उसको सही ढंग से नहीं करते हैं, तब हमारे में कुछ विकृतियां पैदा हो जाती हैं। जैसे कि क्रियात्मक विकृतियां, इस प्रकार की विकृति में नरम ऊतक जैसे मांसपेशियां तथा स्नायुबंध प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए इस प्रकार की विकृतियों को हम आसनों के द्वारा सुधार इनका संभव है। सुधारात्मक आसन करने से इनमें सुधार हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी विकृतियां होती हैं जो संरचनात्मक होती हैं। ऐसी विकृतियों के साथ ही हम पैदा होते हैं, तो ऐसी स्थिति में इन विकृतियों को सर्जरी के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। खराब आसन या खराब मुद्रा होने के कारण सबसे पहला कारण है अनुचित आहार। अनुचित आहार पोस्चर के खराब होने का या मुद्रा के खराब होने का सबसे बड़ा कारण है। बच्चे की हड्डियों को मजबूती के लिए विटामिन डी और कैल्शियम अत्यधिक आवश्यक होता है। यदि भोजन में इनका संतुलन नहीं होगा तो बच्चे की हड्डियां कमजोर होंगी। यहाँ मैं आपको अच्छे से ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों की हड्डियों का ढांचा, हमारा स्केलेटल सिस्टम, ये ढांचा हमारे शरीर को एक आकृति प्रदान करता है। जैसे ही ये आकृति में कुछ गड़बड़ होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो उसी से हमारी मुद्रा खराब हो जाती है। तो ये अत्यंत आवश्यक है उचित आहार का होना, यानी कि बैलेंस डाइट का होना। रोग, बच्चे को यदि बचपन में ही कोई रोग लगा है तो उसके कारण भी बच्चे के पोस्चर में जो है वो बच्चे का पोस्चर खराब हो सकता है, उसमें कुछ विकृति आ सकती है। बीमारी जैसे कि रिकेट्स, पोलियो, घातक बीमारी, टीबी आदि हो जाने के कारण भी बच्चे में अत्यधिक कमजोरी आ जाती है और बच्चे का शरीर आगे की ओर झुक जाता है। कभी कभी शिशु पक्षाघात होने के कारण भी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। यदि कोई पुरानी बीमारी है जो कि ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, उसके कारण भी हमारा आसन खराब हो सकता है। कभी कभी बच्चे को जन्म से ही कुछ कुबड़ होता है, जैसे कि कबूतर जैसी छाती होना, जिसे कहते हैं पिजन चेस्ट,
ये जन्म से ही केवल बच्चे को होता है। कभी कभी टांगों का टकराना, नॉकनिंग भी जब जन्मजात होता है। दुर्घटना के कारण अगर चोट लग जाती है तो उसके कारण भी पोस्चर खराब हो सकता है। कभी कभी हम अत्यधिक थकान में होते हैं, थके हुए होते हैं और उस स्थिति में भी काम करते रहते हैं, तो अत्यधिक थकावट होने की स्थिति में भी हम सीधे नहीं चल पाते। कहीं ना कहीं हम दाईं तरफ या बाईं तरफ झुक जाते हैं या आगे की तरफ झुक जाते हैं, जिसकी फिर हमें आदत पड़ जाती है। कभी कभी बच्चे फैशन में आकर कुछ इस तरह से कपड़े पहन लेते हैं कि उनको एक खास तरह की पोस्चर में चलना पड़ता है, और इस तरह से वो नकल करते हुए कब अपना पोस्चर बिगाड़ बैठते हैं पता ही नहीं चलता। अतः इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी हमारे काम करने की स्थितियां ऐसी होती हैं जहाँ के अत्यधिक रोशनी की कमी होती है और ताज़ी हवा भी आती नहीं है, तो हमें तब तो ये महसूस होता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ऐसी स्थिति लंबे समय तक चलने के कारण भी जो है इसका असर हमारी मुद्रा के ऊपर पड़ जाता है, हमारे आसन के ऊपर पड़ जाता है। या कभी कभी बच्चे अगर रोशनी की कमी हो तो जिस तरफ से रोशनी आती है उस तरफ क्यों झुकने लग जाते हैं, कॉपी आगे को करेंगे या आंखें उस तरफ घुमाएंगे, तो इस प्रकार भी उनके पोस्चर में कमी आ सकती है। नींद की कमी होना या आराम की कमी होना के कारण भी हमारी शरीर झुका होता है, थका थका लगता है। तो कभी भी देखना, जब शरीर हमारा थका हुआ सा होता है तो हम किसी न किसी एक साइड को झूल से जाते हैं, तो इसके कारण भी हमारे पोस्चर जो है वो टेढ़ा मेढ़ा सा दिखाई देने लग जाता है। उचित व्यायाम का अभाव होना, यदि हम ठीक से एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उसके कारण भी हमारे पोस्चर में जो है ना कोई कमी जरूर आ सकती है। तो अतः उचित व्यायाम हमें जरूर करना चाहिए। हम अपनी अज्ञानता के कारण भी, अपनी जागरूकता की कमी के कारण भी बैठने की सही मुद्रा, खड़े होने की सही मुद्रा को पहचान नहीं पाते हैं। कभी कभी बहुत देर तक हम एक ही पैर से खड़े रहते हैं एक साइड को, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और कभी कभी ऐसी मुद्रा में खड़े जाते हैं जिसकी तरफ बैठने या सोने से हमारी आंखों के ऊपर जोर पड़ता है। सो के टीवी देखना, तो इसको तो हम ये सोचते हैं कि हम आराम कर रहे हैं, चलो आराम करते करते टीवी भी देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। इसकी वजह से हमें जो है स्कोलियोसिस या काइफोसिस जैसी मुद्रा का अभाव हो सकता है। फर्नीचर का कभी कभी गलत इस्तेमाल करना, कभी फैशन के कारण हम ऐसे फर्नीचर खरीद लेते हैं जो कि टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पोस्चर के ऊपर, हमारे बैठने या आसन के ऊपर भी गलत प्रभाव डालता है। आसन को वजन को ठीक ढंग से ना उठाना, कभी कभी वजन उठाते समय एक हाथ से हम वजन उठाते रहते हैं और दूसरे हाथ का प्रयोग नहीं करते हैं या गलत तरीके से उठाते हैं, तो इस तरह से भी शरीर की हड्डियों का झुकाव एक तरफ की हो जाता है, तो स्कोलियोसिस होने का कारण उससे बढ़ जाता है। तो वजन को हमेशा ठीक तरीके से उठाना चाहिए। बचपन में यदि बच्चा अत्यधिक मोटा है तो पैरों में जोर पड़ने के कारण भी बच्चे में धनुषाकार टांगे या नॉकनीज या फ्लैट फुट आदि होने का चांस बढ़ जाता है। कभी कभी हम अपनी आदतों के कारण भी खराब आसन का शिकार बन बैठते हैं। कभी कभी लेट के टीवी देखना या फिर टेढ़े होकर बैठना इत्यादि, ये सब आदतें होने के कारण भी हमारे पोस्चर में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। तो इसका हमें बहुत उचित ध्यान रखना चाहिए। बचपन से ही माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे पढ़ाई करते टाइम टेबल और चेयर के ऊपर ठीक से बैठें, उचित दूरी बनाए रखें, साथ के साथ उचित आहार का भी ठीक से ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि बच्चे का आसन खराब ना हो, उसकी शरीर की मुद्रा खराब ना हो। ताज़ी हवा और प्रकाश जैसी कमी, इस तरह की बातों को तो माँ बाप को काइफोसिस, कुपर्ड, पीछे की ओर कमर संबंधित 3 विकृतियों में से सबसे पहले नंबर पे है काइफोसिस। काइफोसिस का अर्थ है कि पीछे की ओर वक्र की वृद्धि या बढ़ जाना या आगे की ओर वक्र का कम होना, इसे राउंड अपर बैक भी कहा जाता है। काइफोसिस में छाती दबी दबी सी रहती है। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये लड़का सीधे खड़ा है और
दूसरी पिक्चर में उसकी पीठ में हल्का सा कुबड़ है, जिसकी वजह से उसकी लंबाई भी कम दिखती है। ठीक इसी तरह से लड़की अगर सीधी खड़ी होती है तो उसकी लंबाई में लगभग 2 इंच का इजाफा होता है, लेकिन काइफोसिस की वजह से उसकी पीठ में कुबड़ है। काइफोसिस को ठीक करने के लिए सुधारात्मक उपाय, यहाँ कुछ आसन करते हुए आपको ये नजर आ रहे हैं सभी। सबसे पहले देखिए उष्ट्रासन। यदि पीठ में कुबड़ है, ऊपर की तरफ का कुबड़ है, तो पीठ को पीछे ले जाने से उसके कुबड़ में सुधार हो सकता है, जो कि उष्ट्रासन में ठीक प्रकार से हो जाता है। भुजंगासन, जमीन पर लेटकर जैसे ही हम अपनी आगे छाती को ऊपर उठाते हैं तो पीछे के कुबड़ के ऊपर जोर पड़ता है। थोरैसिक हड्डियां जिसे हम कहते हैं उनके ऊपर पीछे की तरफ जोर पड़ता है और उसके सुधार होने की क्षमता बढ़ जाती है। यहाँ देखिए जिम बॉल, ये बड़ी सी बॉल जिम बॉल है, जिसका कि प्रचलन अत्यधिक है। मनोरंजन के साथ साथ इसमें बहुत सारे हम अलग अलग तरह की गतिविधियां करके अपने कुबड़ को भी ठीक कर सकते हैं। जमीन पर लेट के कूल्हों को ऊपर की तरफ उठाना और कंधों को नीचे लगाए रखना, इससे कंधों के ऊपर जोर पड़ता है और कंधे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिससे कि कुबड़ में भी सुधार होता है। और कुछ और सुधारात्मक उपाय आप देख रहे हैं। धनुरासन करने से भी पीठ के कुबड़ में सुधार आता है। यहाँ देखिए किस तरह से ये लड़की हाथों को ऊपर उठा रही है और पैरों को ऊपर उठा रही है, जिससे कि कमर की और पीठ की मांसपेशियों में बल होता है, जिसकी वजह से उसके कुबड़ में भी सुधार आ सकता है। देखिए ये जिम बॉल पर पीछे भी हमने बात की कि जिम बॉल के ऊपर इस तरह से लेटकर भी पीठ के में जो कर्व है, जो वक्र है, उसको सुधारा जा सकता है। लॉर्डोसिस, कमर संबंधी विकृतियों में लॉर्डोसिस नंबर 2 पे है, जिसको कि कुबड़ आगे की ओर कहते हैं। लॉर्डोसिस रीढ़ की अंदर की ओर वक्र बनना है। वास्तव में ये लंबक क्षेत्र में एक बढ़ा हुआ वक्र है। आप फोटो में देखिए रीढ़ की हड्डी जहाँ दिखाई गई है, जहाँ पे गोला लगा है कि वहां से हड्डियां किस तरह से हमारे रीढ़ की हड्डी आगे की ओर बढ़ गई है, तो पीठ अंदर की तरफ हो जाती है और पेट बाहर की तरफ को आ जाता है। ऐसी स्थिति को हम लॉर्डोसिस कहते हैं। ये लड़की भी आप देख रहे हैं किस तरह से गुड पोस्चर कैसे है, सीधी लाइन होनी चाहिए, लेकिन लंबा लॉर्डोसिस होने के कारण उसकी कमर पे एक वक्र बना हुआ है, जिसे कि हम लॉर्डोसिस कहते हैं। आइए सुधारात्मक उपाय देखते हैं। अब देखिए कमर की हड्डी जहाँ की आगे की तरफ बढ़ गई है, पेट आगे की ओर निकला हुआ है हमारा, तो हम किस तरह से उसको सुधार सकते हैं। नंबर 1, खड़े होकर अपने पंजों को छूना और पीठ को आगे झुकाना। इस तरह से रीढ़ की हड्डी आगे को आने की होगी। हलासन देखिए जमीन पर लेटकर पैरों को ऊपर से पीछे की तरफ लेके जाना, इससे भी हमारी रीढ़ की हड्डी पे जोर पड़ेगा और वह अपनी पुनः सही स्थिति में आएगी। सिटअप्स लगाना, लेट के इस तरह से कमर को उठाना, इससे भी कमर की हड्डी की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और लॉर्डोसिस के कम होने की संभावना होती है। कुछ और सुधारात्मक उपाय, लेट कर आधा सिटअप करना, जैसे कि यहाँ पे ये कर रही हैं। अगर आप बाएं हाथ से देखें तो सबसे ऊपर की फिगर। नंबर 2 पे ऑब्लिक साइड की तरफ लेट के करवट लेके लेटना और अपने सिर को ऊपर उठाना, जिससे कि कमर पे जोर पड़ता है और कमर पे जोर पड़ने पर, वो हिस्से में जोर पड़ने से वहां पर कुबड़ के कम होने की संभावना हो जाती है। नंबर देखिए किस तरह से सिटअप्स परफॉर्म कर रही हैं। इस तरह की एक्सरसाइजेस करने से कुबड़ में सुधार आता है। कमर संधि विकृतियों में तीसरी विकृति है स्कोलियोसिस, जिसमें कि हमारी कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी दाएं तरफ मुड़ जाती है या बाएं तरफ मुड़ जाती है, या ऊपर से दाएं तरफ होती है, नीचे से बाईं ओर के। आप फोटो में देख रहे हैं कि हमारी जो नॉर्मल स्पाइन है वो सीधी होती है बिल्कुल, लेकिन स्कोलियोसिस के कारण इसमें एक वक्र बन जाता है, ये टेढ़ी हो जाती है, जिसे कि हम कहते हैं सी आकृति की या एस शेप की रीढ़ की हड्डी का होना ही स्कोलियोसिस कहलाता है। ये एक बहुत ही तकलीफ देह स्थिति होती है, जिसमें कि इससे पीड़ित व्यक्ति
सीधे खड़े नहीं हो सकते, हमेशा उसको पीठ में एक लगातार दर्द बन रहता है। तो इस दर्द से कैसे निजात हो, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आइए जानते हैं सुधारात्मक उपायों में। यहाँ पे देखिए बार पर लटकना, ये आपने देखा होगा पार्कों में इस तरह के झूले लगे रहते हैं, बच्चे इन बार्स के ऊपर चलते हैं। यदि बच्चा बचपन से इन बार्स पे लटकता हो तो उसके स्कॉलियोसिस की बीमारी बड़े होने तक आराम से ठीक हो जाती है। स्विमिंग में ब्रेस्ट स्ट्रोक द्वारा तैरना, ये एक्सरसाइज करने से भी स्कॉलियोसिस नहीं होता है, या हो रहा हो तो वो ठीक हो जाता है। वैकल्पिक संरेखण करना, अगर दायां हाथ ऊपर उठाया है तो बाएं पैर को ऊपर उठाना, और बाएं पैर ऊपर उठाते तो दाएं हाथ को उठाना। इस तरह की एक्सरसाइज करने से, इस तरह से गतिविधि करने से भी स्कॉलियोसिस में आराम मिलता है। स्कॉलियोसिस को ठीक करने के लिए कुछ और एक्सरसाइजेस देखिए। अपने बाएं हाथ से सबसे पहली फिगर, ये लड़की रबर ट्यूब के साथ हाथों को खींचती है, पहले फिर पीछे ले जाती है, फिर आगे ले जाती है। दूसरी पिक्चर देखिए, इसमें वो पीठ को पहले ऊपर उठाते हैं, जैसे बिल्ली अपनी पीठ को उठाती है, और फिर दोबारा से उसको नीचे दबाते हैं। इससे कमर पे जोर पड़ता है, हड्डियों के ऊपर जोर पड़ता है, जिसमें कि उसमें स्कॉलियोसिस में सुधार आ सकता है। नंबर 3 पे ऑल्टरनेट रेजेस कर रहे हैं। ये पहले दाएं पैर उठाते हैं तो बायां हाथ उठाते हैं साथ में, और बाएं पैर के साथ दायां हाथ उठाते हैं। नंबर 4 नंबर फोटो पे देखिए किस तरह से जमीन पर लेटकर अपने कूल्हे को ऊपर उठाना पूरी तरह से, फिर नीचे लेकर आना और कंधों पे जोर देना, जिससे कि कंधों में थोड़ी मजबूती आए। जिम बॉल के साथ हाथों को साइड में ले जाना और फिर पीछे ले जाना। लेग रेजेस, जमीन पर लेटकर पैरों को ऊपर उठाना फिर रखना। ये एक्सरसाइज करने से कमर पे बहुत जोर पड़ता है, जिससे कि कमर की मांसपेशियों मजबूत बनती हैं और स्कॉलियोसिस में सुधार होता है। गोलाकार कंधे, ये भी एक विकृति है, लेकिन ये कमर से संबंधित, रीढ़ की हड्डी से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार के विकृति में सिर्फ कंधे आगे की ओर गोल हो जाते हैं, जिसके कारण हम पहले जान चुके हैं। कभी कभी बच्चे जो है फैशन के कारण कुछ ऐसे अधिक टाइट कपड़े पहन लेते हैं, जिससे कि उनके कंधों पे जोर पड़ जाता है। और जब बच्चों की मांसपेशियां कोमल होती हैं बचपन में, यानी कि एडोलेसेंट पीरियड में, चाइल्डहुड में, बच्चों को बहुत फैशन करने का शौक होता है, तो हो सकता है इस कारण उनके कंधों में इस तरह की कुछ विकृति आ जाए। तो आइए इस विकृति को किस तरह से ठीक करते हैं, देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेस। गोल कंधों को ठीक करने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइजेस क्या है? खड़े होके अपने कंधों को पीछे की ओर घुमाना, चक्रासन करना एवं धनुरासन करना। ये सब आसन करने से गोलाकार कंधों में सुधार होता है। चपटे पैर होना, चपटे पैर आसन संबंधी एक विकृति है, जिसमें कभी कभी पैर के बीच में एक वक्र, एक रेखा होती है, एक आर्क होता है, या जिसे कहते हैं चाप जैसी पैर के नीचे बनी होती है। जिसके पैर में ये चाप नहीं बनी होती है उसको हम कहते हैं चपटे पांव। ऐसे लोगों को जमीन पे पैरों के बल बैठने में बैलेंस नहीं बनता, खड़े होने में भी उनका बैलेंस नहीं बनता है। अतः ये एक पैरों की एक विकृति है, जिसका की कारण हो सकता है बचपन में बच्चों को जल्दी चला देना, बच्चे का अत्यधिक बाहर होना, और उसके अलावा भी बहुत सारी विकृतियों के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है कि उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। यहाँ देखिए ये बतख किस तरह से चल रही है। ये बतख पैर लगाती है लेकिन अपने पंजे के ऊपर हो जाती है। दूसरी एक्सरसाइज में देखिए पंजों पे खड़े होना, बार बार पंजों के बाहर खड़े होना, कभी एक पंजे के कभी दूसरे। ये एक्सरसाइज करने से पैर में जो एक चाप नहीं है हमारी, उस पर जोर पड़ता है और वो बनने लगती है, जिससे कि हमारे शरीर का बैलेंस इम्प्रूव हो जाता है। पैरों पे खड़े होके, पंजों पे खड़े होना, पैर के नीचे गेंद रख के उसको मसलना इत्यादि। और अन्य एक्सरसाइज देखते हैं आगे। पैरों पे, पंजों पे चलना, एड़ी पे चलना, पैर के बाहरी हिस्से के ऊपर चलना। और फिर भी ये एक्सरसाइज के साथ साथ हम जूतों के सोल में भी अलग से सोल लगवा सकते हैं, जिसमें कि वो चाप बनी होती है, वो उभार बना होता है, जो कि हमारे पैर में आर्क बनाने में मदद करता है। रोलर के ऊपर पैर चलाना, ये कांटेदार बॉल के ऊपर पैर रख के चलना, इससे भी पैर के ऊपर जोर पड़ता है, जिसमें से कि पैर की चाप बनने लगती है। चाप यानी कि आप जानते हैं, हम गणित में भी करते हैं, चाप लगाना यानी कि आर्क लगाना। तो ये आर्क जो है पैर में एक जरूर होना चाहिए, जिसको कि हम अलग अलग एक्सरसाइज की तरह से हम इसको बना सकते हैं।
टांगों संबंधी एक अन्य विकृति है। देखिए बच्चों को आप देख रहे हैं, इनके घुटने किस तरह से मिले हुए हैं, पैर बाहर की तरफ होते हैं। तो जब घुटने खड़े होने पर आपस में घुटने मिलते हैं और पैर दूर दूर रहते हैं तो इस विकृति को हम घुटनों का मिलना या नॉक नीज कहते हैं। आइए देखते हैं इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। घुड़सवारी करना नॉक नीज के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे घुड़सवारी करने से जब घुटनों से हम जब घोड़े के ऊपर जोर लगाते हैं तो हमारे पैरों की यानी कि टांगों की मसल्स मजबूत होते हैं, जिससे कि नॉक-नी में सुधार होता है। यदि घुटने बहुत अधिक जुड़े होते हैं, बहुत अधिक टेढ़े होते हैं तो उनके डॉक्टरी तरीके से भी उसको सुधारा जा सकता है। देखिए ये बच्चा चल रहा है और कैलिपर्स के साथ चल रहा है, इनको हम कैलिपर्स कहते हैं। वो पहना के जो है चलाया जाता है बच्चों को काफी टाइम तक, जिससे कि उनके घुटनों में सुधार हो सके। कुछ और उपाय देखते हैं। घुटनों का टकराना मुख्य रूप से जब हमारी टांगों की मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो उसके कारण भी घुटने आपस में टकराते हैं। तो देखिए क्या क्या एक्सरसाइजेस और हैं। पैर आगे की तरफ ले जाके आगे बैठना और उसी पैर को पीछे ले जाके पीछे की तरफ बैठना, फिर दूसरे पैर से आगे और पैर इस तरह बैठना, जिसके हम लंजेस कहते हैं, फॉरवर्ड लंजेस एंड बैकवर्ड लंजेस। दूसरी एक्सरसाइज देखिए, पैर खोल के एक बार एक साइड को बैठना, दूसरी बार दूसरी साइड को बैठना। तीसरी एक्सरसाइज मत्स्यासन लगाकर बैठना। चौथी एक्सरसाइज देखिए, जमीन पर लेटकर पैरों में प्लेट पहनकर उसको पैरों को ऊपर की ओर खींचना, करवट बदल के दाएं पैर को ऊपर की तरफ खींचना। ठीक इसी तरह से लास्ट एक्सरसाइज देखिए, पैर खोलकर हाफ स्क्वाट पोजीशन में पैरों को पूरी तरह से खोल के बैठना, जिससे कि हमारी थाई मसल्स पे जोर पड़ता है, जिसकी वजह से मसल्स में मजबूती आती है। एक्सरसाइज करने से शरीर में मजबूती आती है। तो जैसे ही ये मजबूती आती है तो धीरे धीरे घुटनों के टकराहट में भी सुधार होता है। अगली विकृति है धनुषाकार टांगे यानी कि बो लेग्स। धनुषाकार टांगे तब होती हैं जब दोनों पैरों को एक साथ बच्चा खड़ा हो और दोनों घुटने जो है एक दूसरे से दूर दूर भागे, उनमें बहुत ज्यादा अधिक गैप हो। तो ये भी ठीक बच्चों को न्यूट्रिशन की कमी के कारण, विटामिन डी, कैल्शियम की कमी के कारण हो जाता है, और बच्चे का अगर अत्यधिक भार है तब हो जाता है, और बच्चे की मांसपेशियां कमजोर है तब भी हो जाता है। आइए देखते हैं हम सुधारात्मक उपाय क्या कर सकते हैं। धनुषाकार टांगों के लिए सुधारात्मक उपाय। गोमुखासन। गोमुखासन के बैठने की स्थिति से टांगों की मसल्स मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिससे कि धनुष कम होने लगता है। अर्धमत्स्येंद्रासन में बैठना, इससे भी हमारी एब्डक्टर मांसपेशियां मजबूत होती हैं। गरुड़ासन लगाना, इससे अत्यधिक मजबूती आ जाती है हमारी थाई मसल्स में, एब्डक्टर मसल्स में, जिससे कि धनुषाकार टांगों में सुधार हो सकता है। अर्ध बैठकें लगाना, इससे भी हमारी टांगों में मजबूती आती है। जिम बॉल के साथ बॉल को पैरों से ऊपर लेके जाना, नीचे रखना, इसके लिए भी अत्यधिक शक्ति लगती है हमारी टांगों से, तो जिससे कि शक्ति का उत्पादन भी होता है और साथ के साथ हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। लंजेस में बैठना, क्रॉस लंजेस जिसे हम कहते हैं, पहले आगे की तरफ रख के आधा बैठना और फिर पैर को पीछे की तरफ ले जाते हुए दूसरे पैर के ऊपर से घुमाते हुए जो है उसके ऊपर बैठना, जिससे कि टांगों में अत्यधिक मजबूती आ जाती है और हमारी टांगों के धनुषाकार आकृति में भी थोड़ा सुधार होता है। थैंक यू सुनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने इस अध्याय को पूरा किया है, आसन संबंधी विकृतियाँ। प्यारे बच्चों, आपका ये अध्याय खत्म हो चुका है। अब हम अगला अध्याय लेके आपके पास आएंगे। सिलेबस में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं। उसके पश्चात इस बीच में ही हम कुछ न कुछ आपके साथ जुड़ेंगे, कुछ न कुछ लेकर। अगर आप 1 से लेकर 5 तक किसी भी अध्याय के किसी भी टॉपिक को देखना चाहते हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ के लिंक को देखें और उनको आप क्लिक करें और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।